Bismillahirrahmanirrahim. Using series to solve differential equations. सीरीज़, यहाँ सीरीज़ का मतलब है पावर सीरीज़। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए पावर सीरीज़ को इस्तेमाल करना। Many differential equations cannot be solved explicitly in terms of finite combinations of simple familiar functions. This is true even for a simple looking question like this one. But it is important to be able to solve equations such as equation 1, ये equation 1 है, because they arise from physical problems and in particular in connection with the Schrödinger equation. Schrödinger equation ये फिज़िक्स के तुलबा फिज़िक्स के कोर्स में है। Schrödinger equation, but it is important to be able to solve equations such as equations 1, this is equation 1, because they arise from physical problems and in particular in connection with the Schrödinger equations in quantum mechanics. In such a case, we use the method of power series, that is we look for a solution of the form. अब ये वाला पावर सीरीज़ है और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम लेते हैं। वी टेक दिस इक्वेशन ए सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। द मेथड इज टू सब्सटीट्यूट दिस एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन जो है, इनटू द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिटरमिन द वैल्यूज ऑफ द कोएफिशिएंट्स। और ये जो कोएफिशिएंट है हमारा काम होता है इन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू मालूम करना। Before using power series to solve equation 1, this is equation 1, we illustrate the method on the simpler equation y double dash plus y is equal to 0 in example 1. तो पावर सीरीज़ हम यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन की सीरीज़ मालूम करने के लिए, साइन सीरीज़ मालूम करने के लिए, काज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन और दीगर फंक्शन की सीरीज़ मालूम करने के लिए हम पावर सीरीज़ को इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा पावर सीरीज़ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसी इक्वेशन को हल करने से पहले हम एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन हल करते हैं। नीचे वाला एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इसी इक्वेशन को हल करना है। एग्जाम्पल 1, यूज़ पावर सीरीज़ टू सॉल्व द इक्वेशन। पावर सीरीज़ की मदद से इसी इक्वेशन को हल करना है, लेकिन इसको हल करने से पहले हम ये जानते हैं, हमने इसको क्या है कि इसको हम लिख सकते हैं डी प्लस वन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम इस तरह करते हैं और यहाँ पे हम लगाते हैं 2। तो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसके अलावा हम इसको इस तरह लिख सकते हैं डी प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये 2 यहाँ पे है और यहाँ पे d इज इक्वल टू -1 आएगा, -1 प्लस -1 इस तरह हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू -1। तो ये आ गया और यहाँ पे हम प्लस माइनस लेते हैं और इस तरह ये हमारे पास आता है d इज इक्वल टू
प्लस माइनस आयोटा, प्लस माइनस आयोटा आता है, यहाँ पे प्लस और साथ में माइनस आता है। फिर इसका जो सोल्यूशन होता है इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू ए cos x प्लस b sin x, ये इसका सोल्यूशन है। तो आम तरीके से इसको हम इस तरह हल करते हैं, लेकिन यहाँ पावर सीरीज़ की मदद से हम इसको हल करते हैं। वी एज्यूम हेयर देयर इज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, तो ये एक सोल्यूशन हमने लिया इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए। वी कैन डिफरेंशिएट पावर सीरीज टर्म बाय टर्म, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है y डैश आ गया है, c नॉट 0 हो गया, c1x बराबर है c1, इस तरह c2x स्क्वायर होगा 2c2x, इस तरह टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन है। और ये इसका सिग्मा फॉर्म है, x पावर n की डिफरेंशिएशन है nx पावर n माइनस 1, और यहाँ सिग्मा स्टार्स फ्राम n इज इक्वल टू 0 और यहाँ सिग्मा स्टार्स फ्राम n इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये वाला टर्म 0 हो चुका है, ये वाला टर्म 0 हो चुका है, तो इस वजह से यहाँ n इज इक्वल टू 1 आ गया। अब इसी को हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये y डबल डैश होगा, c1 0 होगा, यानी एक टर्म ख़त्म हो गया, और यहाँ 2c2 आएगा, और यहाँ 3 इंटू 2 c3x आएगा, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन होगा, और x पावर n माइनस 1 की डिफरेंशिएशन होगा। सिग्मा नोटेशन में n इज इक्वल टू 1 के बाद n इज इक्वल टू 2 आ गया, क्योंकि इसमें एक और टर्म ख़त्म हो गया, ये वाला टर्म ख़त्म हुआ, तो ये n इज इक्वल टू 1 ये चेंज हो गया n इज इक्वल टू 2 को। अब हम क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू कंपेयर द एक्सप्रेशन पार y एंड y डैश मोर इजीली वी री राइट y डबल डैश एज फॉलो। अब ये जो y डबल डैश है यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो अगर यहाँ इसी n को हम रिप्लेस करें n प्लस 2 से, यहाँ अगर हम n प्लस 2 पुट करें, यहाँ हर जगह n की जगह अगर हम n प्लस 2 पुट करें तो n प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये हमें देगा n इज इक्वल टू 0, और बाकी सिम्प्लिफिकेशन यहाँ पे है। रिप्लेस n बाई n प्लस 2, वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन विद सिग्मा स्टार्स फ्रॉम n इज इक्वल टू 0, और इसकी वजाहत यहाँ पे है बाई राइटिंग आउट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ 4, ये जो 4 इक्वेशन 4 है, by writing out the first few terms of 4 you can see that it is the same as 3। ये जो इक्वेशन है इसको हमने इसी तरह लिखा। अब अगर इसी इक्वेशन में n इज इक्वल टू 0 1 2 3 चंद वैल्यूज़ हम हासिल कर ले तो इसकी टर्म्स और इसकी टर्म्स सेम होंगे, तो इसकी वजाहत यहाँ पे है बाई राइटिंग आउट द फर्स्ट फ्यू टर्म्स ऑफ 4, ये 4 है, you can see that it is the same as 3. To obtain 4 we replaced n by n plus 2 and began the summation at 0 instead of 2। मतलब ये है कि इसी सीरीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर दोनों के टर्म्स हम मालूम करें तो इसके टर्म्स सेम होंगे। सब्सटीट्यूटिंग द एक्सप्रेशंस, अब हमने सब्सटीट्यूट करना है, हमने इसी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और ये वाला इन दोनों को इसी को और इसी को हमने यहाँ पे पुट करना है। तो जब इसको हम पुट करेंगे तो ये वाला सब्सटीट्यूशन हो गया। अब देख ले यहाँ पे सब्सटीट्यूशन हो गया, ये y डबल डैश है और ये y डैश है। अब वो दोनों से यहाँ जो इक्वेशन है सिग्मा हमने कॉमन निकाला, x पावर n कॉमन निकाला। इफ टू पावर सीरीज आर इक्वल then the corresponding coefficient must be equal, therefore the coefficient of x power n must be 0। ये एक एक्सप्रेशन है, सीरीज़ है और ये 0 के बराबर है,
तो अगर हम राइट साइड को इसके साथ कंपेयर करें तो लेफ़्ट साइड के जितनी भी कोएफिशिएंट है वो सारे ज़ीरो होंगे पार ऑल एन यहाँ जितनी भी कोएफिशिएंट्स है टर्म्स के कोएफिशिएंट है पार n इक्वल टू 0 पार n इक्वल टू 1, तो ये सारे कोएफिशिएंट 0 है। अब इसी को हम नेक्स्ट स्लाइड में इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको देख ले, उसी से हमने ये फार्मूला डिराइव किया और इसको हम कहते हैं रिकर्शन फार्मूला या रिकर्शन रिलेशन। अब इसी फार्मूले में n इज इक्वल टू 0 1 2 3 हम पुट करते हैं। n इज इक्वल टू 0, अगर हम n इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करें तो ये C2 आएगा, यहाँ C0 आएगा और यहाँ 1 इंटू 2। n 0 है तो 1 इंटू 2 आएगा। अब n यहाँ पे n 1 पुट करते हैं तो ये आता है n इज इक्वल टू 2 पुट करें तो 2 2 4 आएगा C2, यहाँ से C2 आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे पुटिंग करें तो डिनोमिनेटर n अगर हम पुट करें तो 2 + 1 ये 3 होगा और दूसरा 4 होगा। अब C2 की वैल्यू कहाँ से हमें मिलेगी, C2 यहाँ पे C2 की वैल्यू हम इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे, इसकी वैल्यू को यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस होगा। ये C0 यहाँ पे आएगा, 1 और 2 साथ में आएगा और ये 3 और 4 भी साथ में आएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो C4 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, C4 की वैल्यू हमारे पास आ गया, दिस इज C4 विच इज़ इक्वल टू दिस वन, ये C4 की वैल्यू है। अब वो n अगर हम 3 पुट करें, यहाँ पे n 3 पुट करें तो C5 ये आता है। अब C3 की वैल्यू कहाँ मिलेगी, C3 की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे, ये C3 की वैल्यू हम पुट करेंगे यहाँ पे तो यह माइनस है, ये भी माइनस है तो माइनस और माइनस प्लस होगा, 2 और 3 आएगा, साथ में 4 5 आएगा और इसको हम फैक्टोरियल नोटेशन लिख सकते हैं। तो C5 की वैल्यू हमें मिला, C5 इज इक्वल टू दिस वैल्यू। अब n इज इक्वल टू 4 हम लेते हैं, यहाँ पे n की वैल्यू 4 लेते हैं, यहाँ भी n की वैल्यू 4 लेते हैं। अब 4 की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, 4 की वैल्यू हमें यहाँ C4 है तो 4 की वैल्यू यही 4 की वैल्यू है। तो 4 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस आएगा, C0 आएगा, नीचे 4 आएगा और 5 6 आएगा। अब इसी डिनोमिनेटर को हम एज फैक्टोरियल लिखेंगे, इस तरह लिख सकते हैं और ये C6 की वैल्यू हमें मिला ये वाला। अब इसी तरीके से हम C7 की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। इसी तरह ये C7 की वैल्यू है तो यहाँ पे हमारे पास C2 आ गया और यहाँ पे ये बात नोट कर ली, if C0 एंड C1 आर नोन, यहाँ पे ये बात इम्पॉर्टेंट है, C0 एंड C1 आर नोन, तो ये दोनों नोन है। इसके अलावा C2 मालूम हो गया, ये C2 मालूम हो गया, C4 मालूम हो गया, ये E1 है, C6 मालूम हो गया। इसके अलावा आड में ये आड वाला है, ये भी आड वाला है, इस तरह ये भी आड वाला है। अभी इसकी पैटर्न को आप देख ले, E1 और आड के पैटर्न को देख ले। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे जनरलाइज करते हैं तो इसकी जनरलाइजेशन नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख ले, बल्कि यही है, देख ले C2n 2 क्या है, ये माइनस है, 2 -4 +6 माइनस, तो माइनस प्लस माइनस आ रहा है। तो अगर इसको हम C2n ले ले, पावर E1 कोएफिशिएंट C2n विल बी इक्वल टू -1 पावर n C0। देख ले C2 के साथ C0 है, C4 के साथ C0 है, C6 के साथ C0 है, तो यहाँ भी C0 होगा। C2 के नीचे 2 पिक्टोरियल है, C4 के नीचे 4 पिक्टोरियल है, C6 के नीचे 6 पिक्टोरियल, तो इस तरह C2n के नीचे 2n पिक्टोरियल हो गया।
अब ये जनरलाइज हो गया, ये वाला C2n, ये C2n हमें कोएफिशिएंट दे रहा है, जनरल फार्मूला हो गया फॉर ऑल n। अब n इज इक्वल टू अगर हम 1 2 3 पुट करें तो यहाँ C2 C4 6 C8 हमें देगा। अगर n हम 1 पुट करें तो C2 आएगा, यहाँ से माइनस आएगा, यहाँ C0 आएगा और यहाँ से 2 into 1 2 फैक्टोरियल मीन्स 2 into 1 आएगा। इसी तरह अगर हम देख ले C3 तो यहाँ माइनस है, C5 में प्लस है, C7 में माइनस है, तो इसको भी हम जनरलाइज कर सकते हैं। इसी तरह ये भी इसका जनरलाइज फॉर्म है, दोनों में -1 पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ C0 है क्योंकि जितने भी E1 है हर एक के साथ C0 है, जितने भी ऑड है हर एक के साथ C1 है। और E1 के लिए यहाँ अगर 2n हो तो यहाँ 2n होगा, यहाँ 2n+1 है तो यहाँ 2n+1 होगा, और इसको हम ऊपर देख रहे हैं। तो अब ये कोएफिशिएंट हमारे पास आ गए E1 के लिए और ऑड के लिए। इसको हम मज़ीद प्रोसेस करते हैं, देख ले। पुटिंग दीज वैल्यूज बैक इन द बैक इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? पावर सीरीज। यहाँ जो E1 था, ऑड था, इन वैल्यूज़ को हमने पावर सीरीज में पुट करना। वी राइट द इक्वेशन एज, ये हमारे पास पावर सीरीज है, पावर सीरीज। अब इसी पावर सीरीज को हमने एज्यूम किया था एज सोल्यूशन, और ये हमने फ़र्ज़ किया था कि C0 और C1 की वैल्यू हमें मालूम है। इसके अलावा C2 C3 C4 ये सारे वैल्यू हमने मालूम किए। फिर यहाँ पे इसको हमने जनरलाइज किया। अब इसी सीरीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं कि जब हमने कोएफिशिएंट की वैल्यू पुट किए तो जो E1 थे हर एक में C0 था, तो ये कॉमन आ गया है, बाकी ये नीचे अंदर ब्रैकेट में नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा ऑड में हर एक में C1 था, हर एक टर्म में C1 था, तो ये C1 आ गया, और इसके साथ x की जो ऑड पावर थी वो सारी नीचे है। अब ये जनरलाइज, यहाँ पे जो फार्मूला है E1 के लिए जो जनरलाइज फार्मूला था वो यही है, और वहाँ जो ऑड के लिए जनरलाइज था वो यही है। अब C0 अपनी जगह पे, और इसी सीरीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं, और C1 अपनी जगह पे, इसी सीरीज़ को हम इस तरह लिख सकते हैं। नोटिस दैट देयर आर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट C0 एंड C1। यहाँ पे 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, C0 है, C1 है। अगर ऊपर अगर हम देख ले तो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा उतनी ही उसके जनरल सोल्यूशन में कांस्टेंट होंगे। सिंस द डिफरेंशियल इक्वेशन वाज ऑफ सेकंड ऑर्डर, हेंस द सोल्यूशन विल हैव 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट। हियर दिस इज फर्स्ट कांस्टेंट, दिस इज सेकंड कांस्टेंट। अब यहाँ तक हम आ गए, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन है। वी रिकॉग्नाइज द सीरीज obtained here, यहाँ जो सीरीज हमें मिले, we recognize the series obtained in example 1 as being the Maclaurin series for cos and sin. Therefore we could write the solution as, अब इसी इक्वेशन को जो y के बराबर है हम क्या कर सकते हैं, C0 अपनी जगह पे, और ये हमारे पास साइंस cos सीरीज है। दिस इज द सीरीज फॉर कोसाइन फंक्शन, दिस इज द सीरीज फॉर साइन फंक्शन। But we are not usually able to express power series solution of differential equation in terms of known function. अब यहाँ पे हमें मालूम है कि ये सीरीज़ कोसाइन सीरीज़ है, ये सीरीज़ साइन सीरीज़ है, तो यहाँ तक हम आ गए जनरल सोल्यूशन। this finally we have the general solution of the second order differential equation. लेकिन हर दफ़ा हमें मालूम नहीं होता है कि ये सीरीज़ किस फंक्शन का सीरीज़ है। तो क्वेश्चन को हल करते हुए जब इसी तरह हम हल करते रहते हैं और यहाँ तक आ जाते हैं तो क्वेश्चन को हम स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसके बारे में हमें इल्म हो तो इसी सीरीज़ का जो फंक्शन है हम लिखेंगे। अगर फंक्शन के बारे में मालूम ना हो तो यहाँ तक हमारा सलूशन स्टॉप हो जाता है।
यहाँ पे हम लिखे, बट वी आर नॉट यूजुअली एबल टू एक्सप्रेस पावर सीरीज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ नॉन फंक्शन। अब हम आते हैं अपने ओरिजिनल ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को। अब ये एक एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल, दिस इज द सेकंड एग्जांपल। और ये क्या है, यहाँ जो सेकंड ऑर्डर लीनियर, दिस इज सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कोएफिशिएंट्स विच आर नॉट कांस्टेंट। ये एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ पे कोएफिशिएंट कांस्टेंट नहीं है, यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे 2x है। तो ये जो कोएफिशिएंट है 2x, ये कांस्टेंट नहीं है। तो इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम आम तरीके से हल नहीं कर सकते हैं। हमने चैप्टर 7 में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, चैप्टर 8 में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन हल किए थे, कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हमने क्या किया था, कंप्लीट सोल्यूशन जब हम लिख रहे थे तो हमने लिखा, यहाँ पे हमने लिखा YC प्लस YP। तो YC मालूम करने के लिए जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास थे उसमें ये जो कोएफिशिएंट है सारे कांस्टेंट थे, यानी हिंट से थे, नंबर्स थे। अब यहाँ पे ये नंबर नहीं है, तो जो आम मेथड्स थे उसी मेथड से हम इसको हल नहीं कर सकते। इसको हल करने के लिए हम पावर सीरीज लेंगे। वी इज्यूम देयर इज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है, हमने इज्यूम किया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ये आता है x पावर n का डिफरेंशिएशन यही है। अब इसको हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, x पावर n-1 की डिफरेंशिएशन यही है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 0 लाने के लिए हम इसी n को n+2 लेते हैं, जो हमें n इज इक्वल टू 0 देता है, क्योंकि 2 और -2 आपस में कैंसिल होगा। और यहाँ जितनी भी n है वहाँ पे हमने n+2 पुट किया। अब यहाँ पे y डबल डैश की वैल्यू हमें मिला, दिस इज़ वैल्यू ऑफ y डैश, दिस इज़ वैल्यू ऑफ y डबल डैश। और ये जो वैल्यू हमें मिला, तो हम इसी वैल्यू को और इसी वैल्यू को डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन था, ये y डबल डैश है और -2x y डैश, तो -2x और ये y डैश है प्लस y, तो ये y की वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी टर्म को हम वापस लेते हैं और इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालते हैं। ये 2x, ये x और ये x आपस में सिंप्लीफाई करते हैं और 2 को हम अंदर ले जाते हैं, ये अपनी जगह पे। अब इन दोनों से यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो हम सिग्मा कॉमन निकालते हैं, बाकी यहाँ रह जाते हैं और x पावर n कॉमन निकालते हैं। यहाँ पे सिग्मा निकाला, x पावर n निकाला। अब क्या है, द इक्वेशन इज ट्रू इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n इज 0, या इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे हमारे पास जो सीरीज है उसको हम अ सीरीज विद 0 कोएफिशिएंट ले सकते हैं। तो जब दोनों सीरीज हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ जितनी भी कोएफिशिएंट है वहाँ 0 कोएफिशिएंट के बराबर होता है। अब इसी फार्मूले को हम इस तरह लिख सकते हैं, तो ये देख ले, दिस इज द रिकर्शन फार्मूला। इसी रिकर्शन फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 पुट करते हैं। तो यहाँ अगर हम n 0 पुट कर ले तो ये आता है C2। अब अगर n यहाँ पे 1 पुट करें तो ये C3 आता है। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 अगर हम पुट करें तो ये आता है। अब C2 की वैल्यू हमने ढूंढना है, तो C2 की वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी, C2 की वैल्यू यहाँ से हम लेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो यह माइनस आएगा और C0 यहाँ पे आएगा। बाकी जितने भी नंबर्स है साथ में आएंगे, डिनोमिनेटर को हम एज फैक्टोरियल लिखेंगे, तो C4 आ गया। अब n इज इक्वल टू 3 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला आता है। अब C3 की वैल्यू यहाँ पे C3 है और C3 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलेगी,
तो C3 और C3, तो यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, C1 आएगा, सारे नंबर्स अपनी पोजीशन में आएंगे, डिनोमिनेटर को हम एज फैक्टोरियल लिखेंगे। इस तरह अगर n = 4 लेंगे तो ये आता है, इसी फार्मूले से हमें ये आता है। अब यहाँ जो C4 है, इसी C4 की वैल्यू हम यहाँ से लेंगे तो इसकी वैल्यू यही है, ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस आएगा। ये C0 अपनी जगह पे, नंबर्स अपनी पोजीशन पे, डिनोमिनेटर को हम एज फैक्टोरियल लिखेंगे। इस तरह 5 हम जब पुट करेंगे यहाँ पे तो ये वाला आता है। C5 की वैल्यू अब हमने ढूंढना है, C5 की वैल्यू हमें यहाँ से मिलती है और इसकी जो वैल्यू है यही इसकी वैल्यू है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो प्लस और प्लस प्लस आएगा, C1 आएगा, नंबर्स अपनी जगह पे, और ये डिनोमिनेटर हम एज फैक्टोरियल लिखेंगे। और इसी तरीके से हम n = 6 ले सकते हैं। यहाँ C6 है, ये भी C6 है, ये इसकी वैल्यू, तो माइनस और प्लस माइनस आएगा और ये C0 आएगा, नंबर अपनी जगह पे, और फैक्टोरियल शक्ल में हम लिखेंगे। इस तरह n = 7 से C9 हमें देता है C7 की वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं तो ये आता है। अब इसको यहाँ पे जितनी भी कोएफिशिएंट्स है, इवन भी है, ऑड भी है, और उसका एक मखसूस पैटर्न है, तो इसको हम जनरलाइज करते हैं। ये देख ले, 2 है तो यहाँ 2 फैक्टोरियल, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 फैक्टोरियल, यहाँ 6 है तो यहाँ 6 फैक्टोरियल है, 8 है तो 8 फैक्टोरियल, हर एक के साथ C0 है। इसके अलावा इसकी न्यूमरेटर में एक सीरीज है, हर एक, यहाँ पे देखिए 2 तो ऊपर -1 है, 4 तो यहाँ पे 3 और माइनस है, 6 तो यहाँ पे माइनस और 3 7। तो इसका जो पैटर्न है, डिनोमिनेटर तो क्लियर है, अगर 2 है तो 2 फैक्टोरियल, 4 है तो 4 फैक्टोरियल, 6 है तो 6 फैक्टोरियल, 8 है तो 8 फैक्टोरियल। लेकिन डिनोमिनेटर में जो सीरीज़ है वो अरिथमेटिक सीरीज़ है, और उसी अरिथमेटिक सीरीज़ की मदद से हम जनरलाइज C2n में अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो n टर्म फार्मूला है इसको यूज़ करेंगे, और इस तरह C2n का जो न्यूमरेटर है हम मालूम करेंगे। और इस तरह जो C3 है और C5 है, C7 है, अब देख ले 3 है तो 3 फैक्टोरियल, 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 7 है तो 7 फैक्टोरियल, हर एक के साथ C1 है, और न्यूमरेटर में एक मखसूस अरिथमेटिक सीरीज़ है। तो उसी न्यूमरेटर के सीरीज़ को लेकर अरिथमेटिक सीक्वेंस के n टर्म फार्मूले की मदद से हम वो हासिल कर सकते हैं। तो अब हम देख ले, यहाँ पे इन जनरल द इवन कोएफिशिएंट आर गिवन बाय, ये जो जनरली हमने लिया ये वाला फार्मूला, पिछली स्लाइड में हमने देखा अगर 2n हो तो यहाँ 2n आएगा, डेफिनेटली C0 हर दफ़ा आएगा, और C2, C4, C6, C8 का जो न्यूमरेटर था वो अरिथमेटिक था। तो उसी पैटर्न को लेकर 3, 7, 11 को लेकर हमने 4n-5 को लिया। किस तरह ये हमें किस तरह मिला? ये हमें मिला an = a1 + n-1 into d। उसी फार्मूले की मदद से, और यहाँ से a1 = 3 लेकर और d = 4 लेकर जब उसी फार्मूले हमने पुट किया तो ये वाला आ गया। तो ये जनरलाइज फार्मूला है फॉर इवन कोएफिशिएंट। और इस तरह ये वाला क्या है, ये 8 के लिए है, C1 हर एक के साथ है, और अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो n टर्म फार्मूला है उसकी मदद से हमने इसी को मालूम किया। अब ये हमारे पास ये जो सीरीज़ है ये पावर सीरीज सॉल्यूशन था, इसका C0 और C1 नोन था। तो जब यहाँ पे हमने वैल्यूज़ पुट किए, पिछले स्लाइड में हमारे पास C2 की वैल्यू है, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू है, इसके अलावा जनरलाइज फॉर्म में भी है। तो जब वैल्यूज़ हम पुट करते हैं एज केयरफुली, जब हम केयरफुली वैल्यूज़ पुट करते हैं, C0 यहाँ पे लगाएंगे और C1x का C1
यहाँ पे, और ये x यहाँ पे आएगा। बाकी ये वैल्यूज़ जो पिछली स्लाइड में हमने मालूम की है और इसी स्लाइड में इसका जनरलाइज फॉर्म है। तो अब इसी एक्सप्रेशन को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये C0 अपनी जगह पे, 1 अपनी जगह पे, और ये जितनी भी टर्म्स है ये अपनी जगह पे, ये C1 अपनी जगह पे, ये x अपनी जगह पे, और इसी को हम एज जनरलाइज फॉर्म में ले सकते हैं। तो अब यहाँ तक y ये हमारे साथ पास पावर सीरीज था और यहाँ सब्स्टिट्यूशन है। अब अगर यहाँ तक हम क्वेश्चन को सॉल्व करें और इसी को हम रहने दें तो ये भी ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से इसी को लिख सकता है तो वो लिख सकता है। अब यहाँ पे क्या है, in example 2 we had to assume that the differential equation is a in example 2 we had to assume that the differential equation had a series solution, but now we could verify directly that the function given by example 8 is indeed a solution। तो यहाँ तक ये हमारा जो लेक्चर था वो काफ़ी है। इसी लेक्चर में हमने 2 क्वेश्चन 2 एग्जांपल हल किए। एक एग्जांपल एक सादा सा एग्जांपल था और उसी एग्जांपल को हमने आम तरीके से भी हल किया और पावर सीरीज़ की मदद से भी। ये जो दूसरा एग्जांपल था तो इसी एग्जांपल को हम आम तरीके से हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो कांस्टेंट नहीं है। तो पावर सीरीज़ की मदद से हमने इसको हल किया। हमने y = दिस वन एज सोल्यूशन सपोज किया, फिर हमने डिफरेंशिएशन की पुटिंग की और हमने कोएफिशिएंट मालूम किए और जनरलाइज फॉर्म भी मालूम किया और आखिर में हमने पावर सीरीज़ में इसको पुट किया। थैंक यू।